हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं फैमिली कोर्ट का सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 ये है फैमिली कोर्ट का कि फैमिली कोर्ट एविडेंस के तौर पर या एविडेंस के रूप में कोई रिपोर्ट, कोई स्टेटमेंट, कोई डॉक्यूमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई अलग मैटर स्वीकार कर सकती है या रिसीव कर सकती है अगर इसकी राय में, मतलब फैमिली कोर्ट की राय में, ये सब चीज़ें रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, इन्फॉर्मेशन या मैटर अगर मामले को, झगड़े को प्रभावी तरीके से डील करती हैं, चाहे ये हो या ना हो, क्या ना हो, रिलेवेंट या एडमिसिबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, इन्फॉर्मेशन या अदर जो कुछ भी एविडेंस के तौर पर जो स्वीकार कर रही है फैमिली कोर्ट, ये चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट से के रिलेवेंट हों या इससे जुड़े हुए हों या इसके अकॉर्डिंग हों या एडमिसिबल, इनके अनुसार, इसके अनुसार इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के हिसाब से स्वीकार करने योग्य हों या नहीं हो। यानी कि फैमिली कोर्ट को ये पावर है कि वो इस तरह के सबूतों को भी एक्सेप्ट कर सकती है या स्वीकार कर सकती है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत एडमिसिबल, मतलब स्वीकार करने योग्य हैं या नहीं है। तो यहाँ पर फैमिली कोर्ट के पास काफ़ी पावर है। चलिए एक जजमेंट अभी रिसेंटली देखते हैं, इसकी वीडियो बनी हुई है, आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैटर था कि फैमिली कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी पिता को सौंप दी थी, ये कहते हुए कि बच्चलन माँ को बच्चों की कस्टडी नहीं दी जा सकती। तो इसके खिलाफ ये जो महिला थी वो कर्नाटक हाई कोर्ट आई थी। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट नंबर 50 है उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 50 में जो औरत है जो इस मामले में वादी है, उसका वकील ये कह रहा है कि जो रेस्पोंडेंट है, जो प्रतिवादी है, यानी कि जो पति है, उसने जो सबूत दिए हैं वो किसके अंतर्गत सर्टिफाई नहीं है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 65B के अंतर्गत सर्टिफाइड नहीं है। और अपने सबूत समर्थन में उसने ये कहा है, तो यहाँ पर पति ने क्या दिया था, एक तो फोटोग्राफ दिया था जो इसकी पत्नी थी, उसके फोटोग्राफ दिए थे और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स दिए थे। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर ऑडियो भी हो सकती है और वीडियो भी हो सकती है। और जो वकील है उसने अपने समर्थन में कुछ जजमेंट भी दिए थे, जो कि ये हैं अर्जुन पेंडिट्रो खोटकर वर्सेस कैलाश कोहान राव। तो यहाँ पर ये कुछ 2020 का ये कुछ जजमेंट दिए थे उसके वकील ने, मतलब पत्नी के वकील ने। तो इस पर इस हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ठीक है भाई, ये जो जजमेंट हैं जो कि पत्नी के वकील ने जहाँ अपना रेफरेंस दिया है कि ठीक है हम इसको रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो सेक्शन 14 है फैमिली कोर्ट एक्ट्स 1984 का, जो फैमिली कोर्ट है उसको वो ऑथराइज है या उसको ये पावर दी गई है कि वो इस तरह के एविडेंस को रिसीव कर ले जो इसकी राय में अगर मामले को, झगड़े को प्रभावी तरीके से सुलझाने में या प्रभावी तरीके से असिस्ट करने में सक्षम है, तो वो इस बात से कोई मतलब नहीं है उसको, इर्रेस्पेक्टिव है कि वो सबूत 1872 इंडियन एविडेंस के अंतर्गत स्वीकार करने योग्य या उससे संबंधित है या नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने जो ये हाई कोर्ट है इसने फिर सेक्शन 14 पढ़ा है यहाँ पर, वही कि
क्या कर सकती है कि वेदर और नॉट, चाहे ये जो सबूत दिए गए हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार हैं या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये फैमिली कोर्ट के जज के ऊपर, उसके विवेक के ऊपर है कि वो स्वीकार कर ले या ना कर ले। तो इसने अपने, इस हाई कोर्ट ने अपने सपोर्ट में कुछ जजमेंट भी दिए हैं, जैसे कि केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है सबिता उन्नी कृष्णन वर्सेस विनीत दास। ठीक है, ये 2021 का जजमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आया है। तो ये केरला हाई कोर्ट का है जजमेंट। ठीक है, इस मामले में डिवीजन बेंच का जजमेंट है। तो इन्होंने भी यही बात की है कि भाई फैमिली कोर्ट का जो इन्होंने भी यही कहा कि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि 1972 के इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार या के अनुरूप ये सबूत स्वीकार करने योग्य एडमिसेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने वही फैमिली कोर्ट की बात कही है। उसके बाद इस कोर्ट ने अपना जो डिवीज़न बेंच है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में, तो रितु सहगल वर्सेस राकेश सहगल, और ये 4 मार्च 2022 का जजमेंट है। तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि भाई सेक्शन 14 जो है वो फैमिली कोर्ट का, वो फैमिली कोर्ट को पावर देती है कि वो एविडेंस एक्ट के जो रूल हैं उसको ब्रेक कर सके। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इन्होंने यही कहा है। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने ये कहा कि जो फोटोग्राफ और इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने, यहाँ पर ट्रायल कोर्ट जो अपना ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, यानी कि फैमिली कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, वो अगर 65B सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65B फॉलो नहीं करते हैं तो भी वो फैमिली कोर्ट स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन और भी पढ़ सकते हैं आप कि फ्रॉम द ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि फैमिली कोर्ट में ओरल एविडेंस भी चलते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, आप, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है, तो आप वहाँ पर ओरल सबमिटेंस मतलब अपनी बात को इस हिसाब से कहेंगे कि जो आप ओरली मौखिक रूप से जो कोई बात कर रहे हैं वो आपकी कहानी को या आपकी जो सच्चाई है उसको उन डॉक्यूमेंट से, जो एविडेंस है उससे कनेक्ट करें। तो यहाँ पर ओरल एविडेंस भी चलेंगे। ठीक है, फैमिली कोर्ट में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है। अब देखो भाई, कोई जज महिलावादी है या फेमिनिस्ट है या कोई कैरेक्टर लूज है या मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, या मैंजीना है, सिम्स है, तो अब उसको तो तुम पक्के सबूत दे दो तब भी वो उसमें अपनी मीन मेक निकाल देगा। लेकिन अगर कोई सही जज है तो आप अपनी बात को सही से रखिए। ठीक है, आप जो बोलेंगे उसको भी यहाँ पर एविडेंस के तौर पर सुना जाएगा। तो दोस्तों, आप फैमिली कोर्ट में इसके हिसाब से जो सेक्शन 14 है इंडियन फैमिली कोर्ट का जो सेक्शन 14 है वो ये पावर देता है फैमिली कोर्ट को कि वो ऑडियो रिकॉर्ड भी मान सके। ये उसके विवेक के ऊपर निर्भर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।